जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट अगर 12 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को पता है दोस्तों कि हम लोग बिहार दरोगा का जो डाला गया है यूट एरिया का, उसी का दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों और फुल डिस्कशन के साथ देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि हरविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, हरविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों यदि आप आंसर सर्वसेन दे रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, सर्वसेन के द्वारा किया गया था, याद रखना है सर्वसेन के द्वारा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने किया था? तो देवगिरी में दोस्तों यादव वंश की जो स्थापना किया गया था वह भीलव पंचम के द्वारा, भीलव पंचम के द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यादव वंश के दोस्तों आपसे राजधानी पूछता तो देवगिरी, राजधानी दोस्तों इसका देवगिरी था, याद रखना है। यादव वंश का राजधानी कहाँ था? तो देवगिरी था। और यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा आपसे पूछेगा तो सिंहन याद रखिएगा, सिंहन था। और इस वंश का दोस्तों यानी कि यादव वंश के अंतिम शासक रामचंद्र थे, रामचंद्र। फिर यहीं पे दोस्तों विष्णुवर्धन जो कि चालुक्य वंश के संस्थापक थे, चालुक्य वंश के संस्थापक पूछेगा तो विष्णुवर्धन हो जाएंगे। और पाल वंश के दोस्तों स्थापना किसने किया था? तो गोपाल के द्वारा किया गया था, गोपाल के द्वारा। यहाँ से सभी पॉइंट याद रखिएगा। हाँ देखिए दोस्तों, इसका आप लोग का पीडीएफ के लिए कई लोगों का मैसेज आता है, तो पीडीएफ देखिए यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पर ही मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, वहां पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के दोस्तों जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था दोस्तों पार्श्वनाथ, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था, सर्प था। जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जो कि प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए यानी संस्थापक तो ऋषभ देव हो जाएंगे। और अंतिम तीर्थंकर दोस्तों महावीर स्वामी, जो कि 24वां क्रम के थे, महावीर स्वामी याद रखिएगा। और महावीर स्वामी ने दोस्तों अपना उपदेश जो थे यह प्राकृतिक भाषा में दिए थे, प्राकृतिक भाषा में याद रखिए है। और जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दिया गया था, जैन धर्म में दोस्तों आत्मा को मान्यता दिया गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चन है पूछता है। नेक्स्ट है कि कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो कांची का दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। और नंदी वर्मन जो द्वितीय है दोस्तों यह पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, पल्लव वंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पता यहाँ से एक और याद रखना दोस्तों कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के क्वेश्चन पूछता है। देखिए ऑप्शन जो ए में है, इनके द्वारा कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कांची में दोस्तों कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, और नंदी वर्मन द्वितीय जो होगा दोस्तों वह मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे कांची में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? तो देखिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध गुलाम वंश से है, और इनका दोस्तों जो उत्तराधिकारी हुआ था वह आराम शाह हुआ था, आराम शाह याद रखिएगा। यहीं से दोस्तों गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दोस्तों लाहौर में बनाया था, लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिरकर हो गया था, जो कि चौगान खेल रहा था ना, तो उसी समय दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था। और ऐबक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह को बनाया गया था। यह है कि बरीद ए मुमाली का संबंध किस विभाग से है? तो देखिए दोस्तों बरीद ए मुमाली का जो संबंध है ना, यह गुप्तचर विभाग से है, गुप्तचर विभाग से याद रखिएगा। फिर दोस्तों आपका दीवान ए कोही है जो कि कृषि विभाग से संबंधित है, ये भी एग्जाम में पूछता है, दीवान ए कोही, तो याद रखना है कृषि विभाग से। फिर दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज कहेगा तो सैन्य विभाग, ध्यान देना, दीवान ए कोही तो कृषि विभाग, और दीवान ए अर्ज कहेगा तो सैन्य विभाग। फिर दीवान ए खैरात होता है दोस्तों जो कि दान विभाग होता है, देखिए ऑप्शन बी में दान विभाग को कहेगा तो दीवान ए खैरात। फिर यहीं पर दोस्तों दास विभाग कहेगा जो ऑप्शन सी में है, तो दास विभाग को दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान मतलब दोस्तों किसी के बंदी, किसी के अंदर में आप रह रहे हैं तो मैंने उसको दासी के तौर पर कह सकते हैं, बंदगान को दासी। खैरात जो था दोस्तों वह दान विभाग था, और सैन्य विभाग कौन था? तो दीवान ए अर्ज, और कृषि विभाग दीवान ए को ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियो ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब किया था? देखिए दोस्तों फ्रांसीसियो ने सूरत में जो प्रथम कोठी की स्थापना किया था वह 68 में किया था, 1668 में, याद रखिएगा। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछेगा तो दोस्तों 1664 में हुआ था, और उसे 4 वर्ष के बाद सूरत में अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दिया था।
और पुर्तगाली की बात करें दोस्तों, तो पुर्तगाली ने अपना पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोला था। पुर्तगाली के द्वारा दोस्तों कहाँ में, तो कोचीन में। और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों पहली जो खोला गया था व्यापारी कोठी वह मसूलीपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। देखिए दोस्तों, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात की जाए तो ये 1885 से 88 के बीच में हुआ था। और उस समय दोस्तों लॉर्ड डॉफरिन था, क्योंकि दोस्तों लॉर्ड डॉफरिन का जो कार्यकाल था वो 1884 से 1888 तक रहा था। तो यहाँ से आप ऑप्शन ए लगा सकते हैं। फिर दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था, तो उस समय भी दोस्तों लॉर्ड डॉफरिन ही था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहेगी तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोला कि पाबना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों, पाबना विद्रोह का नेतृत्व करता कहेगा तो ईशान चंद्र राय भी आते हैं और दोस्तों शंभू पाल भी आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पाबना विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व करता याद रखना है ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। फिर दोस्तों और विद्रोह बता दे रहे हैं, जैसे तेभागा विद्रोह हुआ था, तो तेभागा विद्रोह का दोस्तों भवन सिंह और कंपाराम दोस्तों तेभागा विद्रोह। फिर मोपला विद्रोह दोस्तों, मोपला विद्रोह का नेतृत्व करता थे अली मुसलियार। फिर दोस्तों कोल विद्रोह का नेतृत्व करता बुधो भगत, जाने जाते हैं बुधो भगत। फिर भील विद्रोह का दोस्तों सेवाराम। और पौलीगिरी विद्रोह बीपी कटा वामन। चलिए नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और सबसे पहले दोस्तों मोहम्मद अली जी को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जी को याद रखना है। असहयोग आंदोलन की बात किया दोस्तों तो बता चुके हैं कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है और असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस सभा के द्वारा जो 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया था, 1920 के नागपुर अधिवेशन में। फिर असहयोग आंदोलन दोस्तों स्थगित हो गया था। देखिए चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी को और दोस्तों 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था और यह दिवस दोस्तों सबसे पहले कलकत्ता में मनाया गया था, कलकत्ता में याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग ने दोस्तों 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया है, याद रखना है 6 जून 1946 को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजेंद्र लाहिरी, ध्यान देना है, राजेंद्र लाहिरी को किस जेल में फांसी की सजा दिया गया था। तो राजेंद्र लाहिरी के दोस्तों जो कि काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित हैं और उसी में दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में दोस्तों के गोंडा जेल है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में इनको फांसी की सजा दिया गया था। फांसी की सजा याद रखना है गोंडा जेल में। और भगत सिंह की दोस्तों फांसी की सजा की बात की जाए तो 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है अंतर्मुखी व्यापार नीति। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों 1957 में आरबीआई के द्वारा दोस्तों जो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली की बात की जाए तो देखिए दोस्तों नोटों को निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली को 1957 में अपनाया गया था, 1957 में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों याद रखना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है सिक्किम के दोस्तों सोरेंग जिला में पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है। तो बाल्टिक देश में दोस्तों 3 देश आता है, कौन कौन सा, तो लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, लेकिन दोस्तों बेलारूस नहीं आता है। यहीं से दोस्तों एस्टोनिया का राजधानी आपसे पूछेगा तो तालिन है, लाटविया का राजधानी दोस्तों रीगा है और लिथुआनिया का राजधानी विनियस है, याद रखिएगा लिथुआनिया का विनियस। नेक्स्ट है कि कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त किया गया था। तो देखिए दोस्तों 5 है, 5 पंचवर्षीय योजना में याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों लक्ष्य रखा गया था 2.1% और उसको प्राप्ति कितना हुआ था 3.6%। टोटल 5 पंचवर्षीय योजना में दोस्तों अधिक प्राप्त हुआ। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना में, फिर 5वां पंचवर्षीय योजना में, फिर 6ठा में और 7वां में और 8वां में, यानी कि पहला, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये तीनों पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया था ना उससे अधिक प्राप्ति हुआ था।
तो टोटल 5 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, त्वचा जो है आपका एक संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है, बल्कि दोस्तों हड्डी, रक्त और उपास्थि यह सभी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा बना है। तो छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है। तांबा उत्पादन में दोस्तों जो अग्रणी राज्य है पेरू, याद रखना है, पेरू है दोस्तों, ऑप्शन के अनुकूल पेरू हो जाएगा। और यह चिली के बाद है दोस्तों, विश्व में दूसरा स्थान रखता है, चिली के बाद पेरू, और प्रथम स्थान दोस्तों चिली, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो उस हिसाब से आप पेरू लगा सकते हैं। और तांबा उत्पादन में दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा स्थान पूछेगा तो किसका हो जाएगा। तो तीसरा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, चौथा रूस का और पांचवा मैक्सिको का। नेक्स्ट है कि मेज नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो मेज नदी जो है ना दोस्तों, यह चंबल की सहायक नदी है, चंबल की याद रखिएगा। देखिए काली, सिंध, पार्वती और शिप्रा यह सभी दोस्तों चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा उनके राज्यों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है, मतलब दोस्तों कौन सा गलत है। इसमें पहला है दोस्तों कि अबोहर अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है। तो देखिए दोस्तों, अबोहर अभ्यारण्य महाराष्ट्र नहीं बल्कि पंजाब में है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। याद रखना है अबोहर अभ्यारण्य कहाँ में है, तो पंजाब में। बाकी दोस्तों यहाँ से याद रखना है कि डम्फा अभ्यारण्य आपका मिजोरम में है। भगवान महावीर उद्यान यह दोस्तों गोवा में है, भगवान महावीर उद्यान गोवा में। और भद्रा अभ्यारण्य दोस्तों जो कि कर्नाटक में है, भद्रा अभ्यारण्य कहाँ में है, कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। बोल रहा दोस्तों कि यूरो कप 2024 के विजेता है। तो यूरो कप 2024 दोस्तों यह स्पेन जीता है, स्पेन याद रखना है। और यह बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित किया गया था, यूरो कप 2024 याद रखिएगा। और उप विजेता कहता दोस्तों, तो उप विजेता इंग्लैंड हो जाता और विजेता दोस्तों आपका स्पेन है। तो विजेता पूछ रहा है तो स्पेन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 जारी किया गया है। इसमें दोस्तों भारत का समग्र स्कोर कितना है। तो इसमें दोस्तों 71 है, याद रखना। इसमें भारत का कितना स्कोर है एसडीजी में, 71 है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है। तो भारत का दोस्तों पहला डिजिटल कोर्ट केरल है, केरल के दोस्तों कोल्लम में खोला गया है, कोल्लम में, याद रखना है केरल के कोल्लम में। नेक्स्ट है कि पीएम जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पीएम जीवन योजना की शुरुआत 2018 से 19 तक होता है और इसकी समय अवधि दोस्तों 2022-23 तक था, जिसको अब 2028 से 29 तक कर दिया गया है। अब कितना कर दिया गया है, तो 2028 से 29 तक। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में भगवान हनुमान जी की 90 फुट की प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित किया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनियन पूछेगा तो अमेरिका में किया गया है, अमेरिका में याद रखिएगा 90 फुट की दोस्तों, जो कि भगवान हनुमान जी से संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है कि ग्रहिका निम्न में किन ग्रह के मध्य पाया जाता है। तो ग्रहिका दोस्तों यानी कि एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड का हिंदी होता है ग्रहिका, जो कि क्षुद्र ग्रह जिसको भी बोलते हैं। तो यह दोस्तों बृहस्पति और मंगल के मध्य, बृहस्पति और मंगल ग्रह के दोस्तों मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के दोस्तों जो शुरुआत किया गया है वह याद रखना है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष दोस्तों जो जनाई पूर्णिमा महोत्सव ये आपको नेपाल में मनाया जाता है, नेपाल में, याद रखना है नेपाल में। नेक्स्ट पाते हैं कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ में हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, जो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 जो कि रूस में आयोजित किया गया था, रूस में। और ब्रिक्स सदस्य देश में दोस्तों टोटल 10 देश शामिल हैं और 5 नया सदस्य बना इसमें। पहले से दोस्तों 5 था, लेकिन 5 नया बन गया है। कौन कौन, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। और यहाँ से याद रखना है कि अर्जेंटीना दोस्तों शामिल होने से माना कर दिया था, अर्जेंटीना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। तो यह दोस्तों नौसेना के द्वारा, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत नौसेना के द्वारा किया गया है, नौसेना के द्वारा। क्वेश्चन 33 है कि जिमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो जिमेक्स दोस्तों भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच। और 2024 में दोस्तों जापान में ही हुआ है, जापान की एक जगह है योकोसुका, योकोसुका में हुआ है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को, 11 जुलाई को मनाया गया है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में
भारत विश्व में कितना स्थान पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, पिछला वर्ष तो 8वां रैंक था, लेकिन 2024 में दोस्तों आपका 7 रैंक हो गया है, यानी कि 7वां रैंक हो जाएगा, 7 है। नेक्स्ट है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो दोस्तों जेनी एपेर्नबेक है, जेनी एपेर्नबेक को दोस्तों मान बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों स्पेन को दिया है, सॉरी केनिया का दोस्तों, केनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केनिया याद रखना है, केनिया। और नाटो की बात किया दोस्तों, तो नाटो का मुख्यालय पूछता है जो कि ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स के बेल्जियम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया है? तो ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए दोस्तों जापान के साथ समझौता किया है, जापान के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया है ये आपका केसी वेणुगोपाल को, केशु वेणुगोपाल को याद रखना है। और लोक लेखा में दोस्तों टोटल आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य दोस्तों लोकसभा से और 7 सदस्य आपको राज्यसभा से आते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 40। क्वेश्चन 40 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली माइक्रो इलेक्ट्रिक कार का नाम क्या रखा गया है? तो भारत के पहले दोस्तों जो माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है वो दोस्तों रॉबिन नाम रखा गया है, रॉबिन याद रखना है, क्या? तो रॉबिन। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो दोस्तों 5%, 5.6 है। अब दोस्तों 5.6% इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो वन साइंटिस्ट और वन प्रोडक्ट की शुरुआत जो किया गया दोस्तों यह ICAR के द्वारा, ICAR के द्वारा, याद रखना है, ICAR के द्वारा। नेक्स्ट है कि जो सोएगा वह खोएगा, इसमें सर्वनाम है दोस्तों, संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, जो सोएगा वह खोएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों पढ़ना जो शब्द है यह सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? तो धर्म शब्द का विशेषण दोस्तों धार्मिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो धार्मिक है। नेक्स्ट है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? तो पंकज बिष्ट हो जाएंगे, लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक दोस्तों याद रखना है पंकज बिष्ट है दोस्तों। और इनके द्वारा रचित और पुस्तक है जैसे उस चिड़िया का नाम भी पंकज बिष्ट का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में चीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चीर शब्द का दोस्तों जो विलोम शब्द है वह नवीन है, याद रखिएगा, नवीन। यहाँ से दोस्तों इंग्लिश है, तो पहला 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको बना लीजिएगा। फिर 49 की बात की जाए तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, आर नॉट अलाउड। फिर क्वेश्चन 50 हो जाएगा दोस्तों, तो इसका भी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसको भी आपको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है, याद रखिएगा, भूगर्भ शास्त्र। और देखिए जेम्स हटन को भूविज्ञान का जनक कहा जाता है, यहाँ से कुछ बताने का था, इसको याद रखिएगा। फिर दोस्तों इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर आपका पर्वतों का अध्ययन पूछेगा तो ओरोलॉजी हो जाएगा, और शैलों का अध्ययन दोस्तों पेट्रोलॉजी हो जाएगा, पेट्रोलॉजी, शैलों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों ग्लेशियर कहा जाता है, याद रखिएगा, उसे क्या? तो ग्लेशियर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत पर्वत के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है बताइए? तो याद रखना है धौलागिरी को दोस्तों श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है, और यह पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय का एक पर्वतीय पर्वतमाला है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कहेगा तो महेंद्रगिरी, और यही पश्चिमी घाट का पूछा तो कलसूबाई हो जाता, यानी कि पहला कथन सही है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, गलत है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यही सत्य आपका नहीं है, याद रखना है। बाकी यहाँ से याद रखना है कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा से होता है, और पूर्वी घाट का जो विस्तार है दोस्तों महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, याद रखिएगा। 55 है कि किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो जैविक अवसादी चट्टान दोस्तों चूना पत्थर को माना जाता है, चूना पत्थर को, जिसको तलछटी चट्टान कहते हैं, तलछटी चट्टान, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ में दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। जनगणना की बात है दोस्तों, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। यहीं पर दोस्तों भारत में नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। चलिए नेक्स्ट है कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो दोस्तों कर्नाटक में, याद रखिएगा। काली टाइगर रिजर्व दोस्तों आपका कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बोकाजन सीमेंट संयंत्र दोस्तों आपका असम में है। असम में, याद रखना है। कहाँ में? तो असम में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन 59 है कि तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जलवायु की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु। उष्णकटिबंधीय अर्ध जलवायु दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणीवात और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलता है? क्या दोस्तों? प्रति चक्रवात में, याद रखिएगा। प्रति चक्रवात में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन डी पे आ जाइए, जो बोल रहा है कि एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। यही दोस्तों आपका हो जाएगा, जो कि यह राजनीतिक दर्शन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता दोस्तों अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं यह नहीं है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है। बाकी दोहरी सरकार है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान है। नेक्स्ट है कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो कि मूल अधिकार को प्रतिबंधित करती है, वह दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मार्शल लॉ की जो अवधारणा है, या ब्रिटेन यानी कि दोस्तों यूके से, यूनाइटेड किंगडम कहिए या ब्रिटेन कहिए या यूके कहिए, ये तीनों एक ही नाम है दोस्तों। तो ब्रिटेन से आपका लिया गया है। क्वेश्चन दोस्तों 64 है कि निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेद के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दोस्तों विषय वस्तु है और एक तरफ दोस्तों उसके संबंधित अनुच्छेद है। तो देखिए, चुनावों का अधिच निर्देशन और नियंत्रण, यह दोस्तों अनुच्छेद 324 करने का संसदीय शक्ति है, तो आपका क्यू हो जाएगा। फिर दोस्तों विधानमंडल के चुनाव के संबंध प्रावधान जो है, यह दोस्तों आपका हो जाएगा अनुच्छेद 327 हो जाएगा। फिर दोस्तों चुनावी मामलों में न्यायालयों के द्वारा किए जाने वाला हस्तक्षेप, यह अनुच्छेद 329 हो जाएगा। तो क्यू आर पी दोस्तों देख लेते हैं किसमें क्यू आर पी। एक सेकंड दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्यू आर पी। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, तो निम्न में से किसकी विशेषता है दोस्तों? किस विशेषता को उल्लेख करता है बताइए? तो सहकारी संघवाद की, याद रखिएगा, सहकारी संघवाद की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो भारत के संविधान में दोस्तों जो संघ सूची के अंतर्गत आता है वह प्रत्यर्पण, याद रखिएगा, प्रत्यर्पण आपका राइट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूची की चर्चा मिलता है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का द्विसदनात्मक विधायिका क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले का सेट में भी आया था। तो यह 2 सदनों वाला विधायी निकाय है दोस्तों, 2 सदनों वाला विधायी निकाय है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन आपका 69 है कि राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों याद रखना है संसद के पास है, संसद के पास। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में दोस्तों देखिए ऑप्शन जो दे रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनको पद से हटाया जा सकता है। यही कथन दोस्तों आपका गलत है, यही कथन आपका गलत है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों तीनों कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन 71 है कि फैराडे स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक जो है दोस्तों सार्वभौमिक स्थिरांक है, याद रखिएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। नेक्स्ट बात है कि रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? तो दोस्तों किसका पालन करता है? तो याद रखना है हुक का नियम का पालन करता है, हुक का नियम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए दोस्तों कूटों का प्रयोग करना है।
तो पहला दोस्तों सेंस्टेंट है। तो सेंस्टेंट जो हो जाएगा दोस्तों, यह दो द्रव्यमान वस्तुओं के बीच को कोण को मापता है, ठीक है। फिर यूडोमीटर, तो यह दोस्तों वर्षा की मात्रा को मापता है, तो वर्षा के हो जाएगा। फिर है दोस्तों थर्मोपाइल, तो थर्मोपाइल हो जाता है कि विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, थर्मोपाइल। और पायरोमीटर जो है दोस्तों, जो कि किसी सतह के तापमान को मापता है। तो इसका आंसर होना चाहिए PSQR। तो PSQR देख लेते हैं कि इसमें दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है PSQR। चलिए नेक्स्ट है कि भौतिक विदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है दोस्तों बताइए। तो देखिए ऑप्शन जो बी दे रहा है कि पॉल डिराक या तरल हीलियम, यही दोस्तों गलत है। पॉल डिराक जो थे ना दोस्तों, यह क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, क्वांटम सिद्धांत से याद रखिएगा। बाकी दोस्तों सही है कि जॉन बर्डीन थे जो कि अतिचालकता का सिद्धांत है, विक्टर फ्रांसिस हैं जो कि ब्रह्मांडीय विकिरण, और डी ब्रोगली पदार्थ की तरल प्रकृति। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है। तो दोस्तों कणीय प्रकृति को दर्शाता है, कणीय प्रकृति को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करने हैं तो टरबाइन में गिरती है और सॉफ्ट को घुमाती है। तो टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी को स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा में याद रखना है, गति स्थितिज को दोस्तों गतिज में। नेक्स्ट है कि दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाला धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। तो दोस्तों घटता है, या क्या होता है, तो घटता है। क्वेश्चन आपका 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला कथन दोस्तों कि किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की मात्रा जो गैस चरण में परमाणुओं की एक मोल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि आयनीकरण ऊर्जा समूह से ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और एक आवर्त में बाएं से दाएं दाने पर घटती है। नहीं दोस्तों गलत बात है, यानी कि पहला कथन खाली सत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। तो उपधातु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे देखिए दोस्तों, बोरॉन होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, एंटीमनी होता है, आर्सेनिक होता है, और टेलुरियम होता है, और पोलेनियम होता है। ये सभी दोस्तों आपका उपधातु हम बताए हैं। नेक्स्ट है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो वह दोस्तों किस रंग का होता है। तो वह दोस्तों बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है। तो ट्राइक्लोरोमेथेन का दोस्तों प्रचलित नाम है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म याद रखना है। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफार्म। नेक्स्ट है कि कार्बनिक यौगिक का यह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है, वह दोस्तों क्या कहलाता है। तो वह ईथर कहलाता है, ईथर कहलाता है, याद रखिएगा ईथर। नेक्स्ट है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्व को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों को अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जाता है। तो किसने किया था दोस्तों बताइए। तो जोहान डोबे-राइनर के द्वारा, जोहान डोबे-राइनर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय अणु कौन जाएगा दोस्तों, तो जल हो जाएगा, जल हो जाएगा ध्रुवीय अणु, याद रखना है। नेक्स्ट है कि एस्टर में किस प्रकार की गंध होता है। तो एस्टर में दोस्तों जो गंध होता है फलों जैसी मीठी महक, फलों जैसी मीठी महक दोस्तों आपका, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, फलों जैसी मीठी महक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किन घटकों का अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो कि व्यायाम के बाद है मांसपेशियों के ऊतकों को मरम्मत और उनको मजबूत करने में तथा मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों प्रोटीन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शरीर के तीन महत्वपूर्ण निर्माण खंड होता है, एक अमीनो अम्ल होता है, लिपिड होता है और न्यूक्लियाइड होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। 87 है कि निम्नलिखित में कौन सा पापद हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है और विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि उत्तेजित करता है। तब कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑक्सिन हो जाएगा, ऑक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति में हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकास होने और नरम कमजोर हड्डी का कारण बनती है जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है। तो इसको दोस्तों सूसा रोग होता है, सूसा रोग जो कि विटामिन डी के कमी से होता है दोस्तों, विटामिन डी के कमी से। नेक्स्ट पाते हैं कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों कायांतरण कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पोषक तत्वों को दोस्तों ऊर्जा में परिवर्तित करता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है कि पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है। तो पॉलीसोम में दोस्तों जो राइबोसोम की भूमिका है वह क्या है। तो एक पॉलीसोम में राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है वह क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों धमनियां कहलाता है। वह धमनियां कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस जानवर को पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है और जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है। तो दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थीज में याद रखना है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नेक्स्ट पाते हैं कि नीला हरा शैवाल एनाबीना मीठे पानी के फर्न अजोला के पत्तियों में रहता है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बनाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सहजीवी का संबंध बनाता है, सहजीवी का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है। एक अदृश्य जैविक खतरा दोस्तों किसमें है। तो फफूंदी में, याद रखिएगा, फफूंदी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है, तो इसको आपको पता है PDF देते हैं तो वहाँ से आप लोग बनाते हैं। तो 96 का बनाइएगा दोस्तों तो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी 9 दिन। जब 97 बनाइएगा दोस्तों तो ऑप्शन सी आ जाएगा। और नहीं बनाएगा दोस्तों तो आप PDF का सहायता ले सकते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। तो और इसका बनाइएगा दोस्तों तो 3024 आता है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन 99 बनाइएगा तो 99 का दोस्तों ऑप्शन बी आ जाएगा, एक वर्ष आएगा। और जब क्वेश्चन 100 बनाइएगा तो 100 का कौन सा आएगा दोस्तों, 100 जब बनाएगा तो ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी 25 किलोमीटर। तो यहीं पे दोस्तों आपका सेट नंबर 13 समाप्त हो गया। इसमें दोस्तों टोटल और 2 और प्रैक्टिस सेट बच रहा है, तो उसको भी दोस्तों कवर करवा देंगे। तो चलिए, आज हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।